चलो, now let us start with the third unit. So for third unit we'll refer directly from the module because direct questions will be asked. Okay. सबसे पहले इन लोगों ने क्या बोला है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स। मुझे एक बात बताओ, क्या रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म करवाना जरूरी है? नहीं, इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज ऑलवेज एडवाइजरी। ठीक है, सो देखो द रजिस्ट्रेशन, बिकॉज ये मैंडेटरी नहीं है तो अपन इसको कभी भी करवा सकते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम नहीं है। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, हमको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को सारा डॉक्यूमेंट्स देना है। क्या देना है? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को डॉक्यूमेंट्स देना है, एक पूरा फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या लिखेंगे, फर्म का नाम लिखेंगे, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, अदर प्लेसेस जहां पर अपना बिजनेस चल रहा है वो, फिर कौन से दिन कौन सा पार्टनर आया उसका नाम और एड्रेस एंड ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, ये सब जो लिखा हुआ रहेगा उसको साइन करेंगे सारे के सारे पार्टनर्स। इज दिस क्लियर? साथ ही साथ जो भी पर्सन साइन कर रहा है वो वेरीफाई भी करेगा। ठीक है, अच्छा, द फर्म नेम, फर्म का नाम जो रहेगा उसके अंदर ये शब्द नहीं होने चाहिए जैसे क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर और इंपीरियल, किंग, क्वीन, रॉयल, या ऐसे कोई भी वर्ड्स जो गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करता है। इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड? मतलब जो अनडिजायरेबल भी हो ना, जैसे बेवड़ा फर्म्स, ऐसा सब नहीं चलता है। ठीक है, या तो अगर किसी का ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है जैसे बिस्लरी, बिल्सरी, ठीक है, ऐसे सब नाम नहीं चलते। समझ में आया तुम लोग को? यस और नो? सो सेक्शन नंबर 58 क्या बोलता है, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। तुमको क्या करना पड़ेगा, ये सब जो कुछ भी तुम्हारा डॉक्यूमेंट है ना, ये तुमको डिलीवर करना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ दैट एरिया। ठीक है, जहां पर तुम्हारा प्लेस ऑफ बिजनेस है उसको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। एज सच तो रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी नहीं, बट अगर तुम करवा रहे हो तो ठीक है, उसके कुछ फायदे भी होते हैं। अब देखो, रजिस्ट्रेशन होता है एज पर सेक्शन नंबर 59। अब देखो, ऊपर जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स है ना, वो तुम लोग ने डॉक्यूमेंट्स दिए, उससे अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है तो वो क्या करता है, तुम्हारा रिकॉर्ड मतलब एंट्री कर देता है इन द स्टेटमेंट इन अ रजिस्टर कॉल्ड एज रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, और वो तुम लोग को एक सर्टिफिकेट दे देगा रजिस्ट्रेशन का। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, अब लेट रजिस्ट्रेशन ऑन पेमेंट ऑफ पेनल्टी, मतलब देखो क्या होता है, इफ स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्म इज नॉट सेंट और डिलीवर टू द रजिस्ट्रार विद इन टाइम स्पेसिफाइड। मतलब देखो, तुम लोगों ने सेक्शन 58 में सारे डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई किए, अब अगर कुछ उसको मिसिंग लगा और उससे तुमसे मंगवाया कि भाई मेरे को ना ये पार्टनर का एड्रेस नहीं मिल रहा है तो एड्रेस वापस से भेज दो, तो अगर वो तुमने टाइमली उसको सबमिट नहीं किया तो क्या होएगा कि तुमको रजिस्ट्रार को पेमेंट देना पड़ेगा, दैट इज 100 रुपीज पर ईयर ऑफ डिले। कितना? 100 रुपीज पर ईयर ऑफ डिले, जितना भी साल का 100 रुपया मतलब 100 रुपया। इज दिस क्लियर? चलो, ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर तुमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सबसे पहला तुम्हारा नुकसान क्या होगा कि नो सूट इन अ सिविल कोर्ट बाय फर्म, मतलब तुम किसी के ऊपर कोई भी केस नहीं कर सकते, या कोई भी पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकता। तो देख, इसलिए क्या बोला है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर तूने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सबसे पहला तू किसी के ऊपर केस नहीं कर सकता। दूसरा, नो रिलीफ टू पार्टनर्स फॉर सेट ऑफ क्लेम, मतलब क्या कि अगर कोई भी एक्शन लाया ब्रॉट अगेंस्ट द फर्म बाय थर्ड पार्टी, then neither the firm nor the partner can claim any set off if the suit be valued for more than ₹100। मतलब 100 रुपीज तक का अगर कोई भी सूट रहेगा, सूट मतलब कोई केस रहेगा तो माफ किया जाएगा, उसका सेट ऑफ होगा, बट उससे ज्यादा अमाउंट का कोई भी सेट ऑफ नहीं होगा क्योंकि भाई तू रजिस्टर्ड ही नहीं है। ठीक है, तीसरा क्या बोला है, अग्रीव्ड पार्टी कैन नॉट ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट अदर पार्टनर और द फर्म। बराबर, मतलब लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म इज प्रिक्लूडेड फ्रॉम ब्रिंगिंग लीगल एक्शन। मतलब जैसे देखो, तुम अनरजिस्टर्ड हो तो तुम किसी के ऊपर कोई भी लीगल एक्शन पार्टनर के ऊपर या फर्म के ऊपर भी तुम नहीं ले सकते। ये फर्म के अंदर की बात हो रही है, समझ में? देखो क्या बोला है, अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म और एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ इज प्रिक्लूडेड फ्रॉम ब्रिंगिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट द फर्म और एनी पर्सन एलेक्ड टू बी और हैव टू बी इन अ पार्टनर इन द फर्म। जैसे देखो, पहले पॉइंट में क्या बोला कि तू किसी दूसरे पर्सन के ऊपर केस नहीं कर सकता। तीसरे पॉइंट में क्या बोला कि अगर एग्रीव्ड पार्टनर मतलब जिसको नुकसान हुआ है या जो दुखी है, ठीक है,
वो अपनी ही खुद की फर्म के ऊपर या अपने फर्म के किसी पार्टनर के ऊपर वो कोई केस नहीं कर सकता। सो समझ में आया? पॉइंट नंबर 1 में क्या बोला है, तुम किसी थर्ड पार्टी के ऊपर या किसी दूसरे फर्म के ऊपर तुम केस नहीं कर सकते। एंड थर्ड पॉइंट में क्या बोला है, तुम अपने खुद के फर्म या अपने खुद के फर्म के पार्टनर के ऊपर केस नहीं कर सकते। साथ ही साथ तुम कोई भी सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। एंड बट मुझे एक बात बताना, थर्ड पार्टी तो हमारे ऊपर केस कर सकता है ना, कर सकता है कि नहीं कर सकता? यस, एन एक्शन कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट द फर्म बाय अ थर्ड पार्टी। इज दिस क्लियर? तो देखो, व्हाट आर द 4 इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। सबसे पहला क्या बोला है, नो सूट इन अ सिविल कोर्ट बाय द फर्म और अदर को पार्टनर्स अगेंस्ट थर्ड पार्टी। फिर अग्रीव पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग लीगल एक्शंस अगेंस्ट द पार्टनर और अदर फर्म। यहाँ पर क्या बोला है, रिलीफ टू पार्टनर्स नहीं मिलेगा। एंड लास्ट क्या बोला है, थर्ड पार्टी तो सू कर सकता है। पर मुझे एक बात बताना, नॉन रजिस्ट्रेशन से ये 4 चीजें तुम नहीं कर सकते, बट बेसिक राइट तो तुम कर सकते हो ना। तो ये क्या है, एक्सेप्शंस है। ये सुनो, ये नॉन रजिस्ट्रेशन के एक्सेप्शन है। मतलब ये क्या हुए, अगर तुमने रजिस्ट्रेशन किया है तो भी ये हक तुम्हारा है, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो भी तुम्हारा हक है। तो कैन आई से दीज आर नथिंग बट योर कॉमन राइट्स? कैन आई से दिस इज नथिंग बट कॉमन राइट्स? भाई तू रजिस्ट्रेशन करे या ना करे, ये हक तो तेरे पास है। इज दिस क्लियर एवरीवन? इसको क्या बोलूंगा मैं, कॉमन राइट। सबसे पहला देखो क्या है कॉमन राइट, राइट ऑफ थर्ड पार्टी टू सू द फर्म और एनी पार्टनर। ये तो थर्ड पार्टी का राइट है कि वो अपने ऊपर केस कर सकता है। राइट ऑफ पार्टनर्स टू सू फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स डिसॉल्व फर्म और फॉर रियलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ डिसॉल्व फर्म। मतलब पार्टनर्स भी एक दूसरे के ऊपर केस कर सकते हैं, या तो फर्म डिसॉल्व हो गया या तो फिर सेटलमेंट ऑफ डिसॉल्व फर्म। एक डिसोल्यूशन में अपन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स करते हैं ना, या तो फिर रियलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी बेचकर तुम्हें पैसा चाहिए, उन चीजों के लिए तुम केस कर सकते हो। फिर पावर ऑफ एन ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर ऑफ कोर्ट टू रियलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर। मतलब अगर फर्म में किसी इंसॉल्वेंट पार्टनर का कोई भी प्रॉपर्टी है तो वो कोर्ट क्या कर सकती है, उस प्रॉपर्टी को बेच के पैसा वसूल कर सकती है। राइट टू सू और क्लेम सेट ऑफ इफ द वैल्यू ऑफ सूट डज नॉट एक्सीड 100 रुपीज। ठीक है, मतलब 100 रुपीज तक का वैल्यू में अपन कर सकते हैं, ठीक है, सेट ऑफ कर सकते हैं। एंड लास्ट क्या बोला है, राइट टू सूट और प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव और heirs ऑफ डिसीज पार्टनर। मतलब अगर कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या कोई पार्टनर मर गया है, उसका लीगल एयर है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, केस कर सकता है। क्योंकि उसको क्या चाहिए, उसके मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे क्या कर सकते हैं, हमारी फॉर्म के ऊपर केस कर सकते हैं अगर उनको इन लोगों ने प्रॉपर्टी नहीं दिया तो, मेरी खुद की प्रॉपर्टी। इज दिस क्लियर गाइस? यस और नो? चलो नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब देखो, अब तक क्या अपन ने पढ़ा, रजिस्ट्रेशन पढ़ा, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, अच्छा उसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, और कुछ कॉमन राइट्स पढ़े कि भाई रजिस्ट्रेशन हो या ना हो, ये तो तुम्हारा कॉमन राइट्स है। अब नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब क्या, फर्म ही बंद हो रहा है। सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स ऑफ फर्म इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। देखो ये डेफिनेशन है, इसको हाईलाइट करो। क्या बोला है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इज नथिंग बट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। सिंपल बात बताओ, जब सारे पार्टनर्स के बीच का रिश्ता खत्म हो जाता है उस दिन क्या हो जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है। समझ में आया क्या? सपोज 2 पार्टनर है, 2 में से एक मर गया तो अभी एक अकेला रह गया तो डिसोल्यूशन हो जाएगा। 3 पार्टनर थे, 3 पार्टनर में से 2 मर गए तो भी डिसोल्यूशन हो जाएगा। अच्छा 3 पार्टनर में से एक भी इंसॉल्वेंट हो गया तो इंसॉल्वेंसी पे तो नॉर्मली होता ही है डिसोल्यूशन। इज दिस क्लियर? सो देखो, दस डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, डिसकंटिन्यूएशन। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ लीगल रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। बट देखो आगे इंपॉर्टेंट है, बट व्हेन ओनली वन और मोर पार्टनर रिटायर्स और बिकम इनकैपेसिटेटेड फ्रॉम एक्टिंग एज अ पार्टनर ड्यू टू डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी, द पार्टनरशिप दैट इज रिलेशन बिटवीन सच अ पार्टनर एंड अदर इज डिसॉल्व्ड, बट द रेस्ट मे बोला है, मे डिसाइड टू कंटिन्यू। इसका मतलब क्या होता है, जो अपन ने पढ़ा आगे, कि अगर ये दोनों सत्यम जो है ये लोग इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, बट हम चारों ने डिसाइड किया कि हम तो बिजनेस को कंटिन्यू ही रखेंगे, हम बिजनेस को बंद नहीं करेंगे। तो हम नहीं समझ रहे ना, समझ रहे?
हम बिजनेस को कंटिन्यू रखेंगे, हम बिजनेस को बंद नहीं करेंगे, तो इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द फर्म इज नॉट गोइंग टू डिसॉल्व। मैंने क्या बोला, डेथ के वजह से, इनसैनिटी के वजह से, इंसॉल्वेंसी के वजह से, अगर बाकी के पार्टनर्स बोल रहे हैं कि नहीं हम तो बिजनेस चालू रखेंगे, तो फर्म डिसॉल्व नहीं होता। समझ में आया क्या गाइस? अब देखो, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब बिजनेस ही बंद हो रहा है, सारे के सारे पार्टनर्स का रिश्ता खत्म हो रहा है। देखो ना, इट इन्वॉल्व्स डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस इन पार्टनरशिप, वेयर डिसोल्यूशन में क्या होता है, बिजनेस अफेक्ट नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर वाइंडिंग अप होता है। क्या यहाँ पर वाइंडिंग अप होता है? यस, यहाँ पर वाइंडिंग अप होता है, वेयर यहाँ पर वाइंडिंग अप नहीं होता। ऑर्डर ऑफ कोर्ट, अच्छा कोर्ट के ऑर्डर से डिसोल्यूशन हो सकता है, whereas dissolution of partnership is not ordered by the court. Scope, it necessarily involves, सुनो, अगर मैं बोलता हूँ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो उसके लिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होना चाहिए, यस और नो? बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के लिए डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं होना चाहिए। क्या मस्त है ना? जब मैं बोलता हूँ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म बंद हो रहा है, मतलब क्या, सभी पार्टनर का रिश्ता भी खत्म हो रहा है, बट किसी पार्टनर का रिश्ता खत्म होने से फर्म का बंद होने का कोई लेना देना यहाँ पर क्या होता है, फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ फर्म्स होता है, और यहाँ पर फाइनल क्लोजर नहीं होता, क्योंकि सिर्फ पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रहा है। गाइस सुनो, अपन सब मिलके एक पार्टनरशिप कर रहे हैं, ठीक है? ये दोनों चली जाती है, रिटायर हो जाती है, उसका मतलब अब क्या होगा, हम लोग का एक नया अग्रीमेंट बनेगा, उसको बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। उसको क्या बोलेंगे? बट सपोज ये दोनों जाने की वजह से हम बिजनेस ही बंद कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ। अब समझ में आ गया सब लोग को? पक्का? अब देखो कैसे कैसे डिसोल्यूशन होता है। पहला केस है डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, या जिसको क्या बोलते हैं, वॉलेंटरी डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं? अब इसमें बाय अग्रीमेंट, मतलब क्या, सब पार्टनर मिलजुल के डिसाइड करेंगे विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। क्या बोला है? विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, तो मतलब वो क्या हो जाएगा, वॉलेंटरी डिसोल्यूशन हो जाएगा। फिर क्या बोला? कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन मतलब क्या, कि फर्म को कंपलसरी डिसोल्यूशन करना ही पड़ेगा, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है? फिर डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसीज, कुछ कुछ चीजें, जैसे देखो फर्म का फिक्स पीरियड खत्म हो गया तो डिसॉल्व हो जाएगा। फिर जो एडवेंचर के लिए अपन मिले थे वो खत्म हो गया, जैसे आम का मेला लगाया था तो आम की सीजन गई तो डिसोल्यूशन हो जाएगा। कोई पार्टनर मर गया या तो कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, इन चारों केस में क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो डिसोल्यूशन हो ही जाएगा। समझ में आया? ये चार केसेस तुम लोग को समझ में आए? पक्का? पहला केस क्या बोला है, फिक्स पीरियड खत्म हो गया, फिर एडवेंचर खत्म हो गया, डेथ हो गई पार्टनर की, या पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया। इज दिस क्लियर गाइस? समझ में आया? फिर अगर पार्टनरशिप एट विल है तो उसमें क्या देना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? नोटिस, ठीक है? सो फर्म में बी डिसॉल्व्ड बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर्स। बराबर? उसको क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा टू ऑल अदर पार्टनर्स के भाई हमें क्या करना है, फर्म को डिसॉल्व करना है। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो पहला क्या था तुम्हारा, वॉलेंटरी डिसोल्यूशन। तो वॉलेंटरी डिसोल्यूशन में टोटल 4 ऑप्शन थे। सबसे पहला क्या है, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, फिर डिसोल्यूशन कंपलसरी डिसोल्यूशन, उसके बाद डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसीज, एंड लास्ट क्या है, डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। अब जो नेक्स्ट है ना, दैट इज डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। बाय कोर्ट मतलब क्या, कोर्ट बोलेगा चलो बंद करो, अपना बिजनेस ही बंद करो। सो डिसोल्यूशन, अब देखो यहाँ पर ये डिसोल्यूशन किसका है, ऑफ फर्म है। किसका है, ऑफ। ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कभी कोर्ट नहीं बोलता है कि नहीं इन दोनों को नहीं बनाने का पार्टनर, ऐसे बोलेगा क्या कोर्ट? नहीं। सो सबसे पहला इनसैनिटी या अनसाउंड माइंड, मतलब एक पार्टनर जो है, बट कौन सा पार्टनर, एक्टिव पार्टनर। इसे देखो इधर लिखा है नॉट अ स्लीपिंग पार्टनर, मतलब कौन सा पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, येड़ा हो गया है, ठीक है? तो कोर्ट क्या बोलेगा, भाई बंद करो तुम्हारा बिजनेस। स्लीपिंग पार्टनर एक्टिव येड़ा हो या अच्छा, उसे कोई लेना देना है क्या? स्लीपिंग पार्टनर है, वैसे भी कुछ काम तो करता ही नहीं है, तो वो अच्छा हो पागल हो कैसा भी हो, हमें क्या लेना देना। परमानेंट इनकैपेसिटी मतलब क्या,
कि परमानेंट इनकेपेबल, जैसे वो उसका एक्सीडेंट हो गया, वो हैंडीकैप हो गया, कौन सा पार्टनर वापस एक्टिव पार्टनर, अब वो बिजनेस नहीं चला सकता है, इसलिए वो अब फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। मिसकंडक्ट, उसने कुछ गलत काम किया, किसी को छेड़ दिया, बराबर, या चोरी की, या कुछ भी कर सकता है। फिर परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट, सुनो परसिस्टेंट मतलब बार बार लगातार क्या हो रहा है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एम्बेजलमेंट ऑफ कैश हो रहा है, एम्बेजलमेंट मतलब चोरी। फिर एरोनस अकाउंट, तुम लोग गलत बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हो, एरर है उसमें बहुत ज्यादा। होल्डिंग मोर कैश देन अलाउड, जरूरत से ज्यादा कैश हाथ में रख रहे हो। रिफ्यूजल टू शो अकाउंट्स डिस्पाइट ऑफ रिपीट रिक्वेस्ट, बार बार तुम पे नोटिस आ रही है कि भाई तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाओ, बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाओ, बट तुम दिखाते ही नहीं हो, तो कोर्ट क्या बोलेगा, भाई इनको बंद करो, इनकी फर्म को बंद करो। इज दिस क्लियर? फिर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या कि अगर एक पार्टनर किसी थर्ड पार्टी को, जैसे फॉर एग्जांपल आदित्य ने अपना बिजनेस का इंटरेस्ट उसकी गर्लफ्रेंड को बेच दिया था या भेज दिया था व्हाटएवर, और हम नहीं चाहते कि वो इधर आए, हम क्या बोलते हैं, तेरे को हमारे साथ नहीं रहना है ना, तो पार्टनरशिप डिसॉल्व कर, ठीक है। ये कब होता है, जब कोर्ट का ऑर्डर आता है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट कंटिन्यूअस लॉसेज है, तुमको क्या है बिजनेस में बस लॉस ही लॉस है, तो क्या करना पड़ेगा, कोर्ट बोलेगा कि भाई तुम बिजनेस बंद कर दो। एंड लास्ट क्या बोला है, कोई भी जस्ट या इक्विटेबल ग्राउंड्स, कोई भी जस्ट या इक्विटेबल ग्राउंड्स मतलब क्या, मैनेजमेंट में डेडलॉक है, डेडलॉक मतलब क्या, मैनेजमेंट में झगड़े हैं, ये कोई अलग दिशा में चलता है, वो अपनी अलग दिशा में चलता है, पार्टनर्स के बीच में बातचीत करने के भी संबंध नहीं है। लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम मतलब क्या, अभी वो बिजनेस का कोई वजूद ही नहीं रहा है। एंड गैम्बलिंग बाय पार्टनर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज पे वो गैम्बलिंग कर रहा है, ठीक है। ये सब केसेस में क्या करना पड़ेगा, तुमको डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। देखो बढ़िया सा चार्ट दिया हुआ है, डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट में 4 केसेस, एंड विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट में ये तुम्हारे 8 केसेस, हाँ 7 केसेस। इज दिस क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? अब देखो डिसोल्यूशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। सो लायबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ पार्टनर्स डन आफ्टर डिसोल्यूशन। मुझे एक बात बताओ, एक बार डिसोल्यूशन हो गया सुनो बस थोड़ा सा ही बाकी है, एक बार डिसोल्यूशन हो गया उसके बाद ऐसा थोड़ी होगा कि पुरानी सारी लायबिलिटी खत्म हो गई, ये तो आदित्य जैसा सोचना हो गया ना, हम फर्म डिसॉल्व कर दो खत्म हो गया, फिर तो क्या वो थर्ड पार्टी जाए तेल लेने, नहीं, they will still be continuously liable for the acts which they have done before. तो देखो क्या बोला है, liability for acts of partner done after dissolution. So notwithstanding the dissolution of firm, the partners continue to be liable as to third parties for any act done by any of them which would have been an act of the firm if done before dissolution. But हाँ सुन, जिस दिन तूने पब्लिक नोटिस दे दिया ना उसके बाद तू लायबल नहीं है। जिस दिन तूने पब्लिक नोटिस दे दिया कि भाई आज से हमारी जो फर्म है वो बंद हो चुकी है, तो अब से हम किसी भी नई लायबिलिटी के लिए लायबल, समझ में आया? पक्का? अब देखो यहाँ पर एक और चीज क्या बोली है, प्रोवाइडेड दैट एस्टेट ऑफ पार्टनर हु डाइज और हु इज एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, बराबर, या तो कोई पार्टनर जो मर गया है उसकी एस्टेट, या जो इंसॉल्वेंट है, नॉट हैविंग बीन नोन टू द पर्सन डीलिंग विद द फर्म टू बी अ पार्टनर, रिटायर्स फ्रॉम द फर्म इज नॉट लायबल अंडर दिस सेक्शन। इन शॉर्ट क्या होता है कि मैं अगर मर गया तो मेरे बच्चे और बीवी दे आर नॉट लायबल, ठीक है। सपोज मैं इंसॉल्वेंट हो गया तो भी माई लायबिलिटीज, बराबर, या फर्म की लायबिलिटी के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। ये तो अपन ने वो सेक्शन में देखा था ना, जो इंसॉल्वेंट हो जाता है वो फर्म की लायबिलिटी पे नहीं करेगा और उसकी लायबिलिटी फर्म नहीं पे करेगा। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सेम पॉइंट है। अब नोटिस देना पड़ेगा, मे बी गिवन बाय एनी पार्टनर। सो देखो इसके अंदर टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला, टू सीक टू प्रोटेक्ट थर्ड पार्टीज डीलिंग विद द फर्म हु हैड नो नोटिस ऑफ प्रायर डिसोल्यूशन। मतलब हम चाहे तो हम थर्ड पार्टी को नोटिस दे सकते हैं, देखो भाई हम लोग ना अभी डिसोल्यूशन कर रहे हैं, तो अच्छा है ना, उनको भी तो पता चलेगा। एंड इट ऑल्सो सीक्स टू प्रोटेक्ट पार्टनर्स ऑफ अ डिसॉल्व फर्म फ्रॉम लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज। एग्जाम्पल देखते हो तो समझ में आएगा। देखो X and Y who carried business in a partnership for several years executed on 1st December a deed dissolving the partnership from the date but failed to give a public notice of dissolution. अब सुनो, वो लोग ने डिसोल्यूशन कर दिया बट पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो टेल मी वन थिंग, आर दे स्टिल लायबल टू थर्ड पार्टीज और नॉट? लायबल। वेरी गुड। On December 20, X borrowed in the firm's name a certain sum of money from R.
अब एक्स ने क्या किया, कुछ पैसा बोरो किया फर्म के नाम पे, किससे, आर से। अब आर को तो पता ही नहीं था कि डिसोल्यूशन हो गया, तो इन सच केस वाई इज ऑल्सो लायबल फॉर द अमाउंट बिकॉज पब्लिक नोटिस नहीं दिया था। समझ में आया क्या पब्लिक? हावेवर इसके कुछ एक्सेप्शंस है। क्या क्या एक्सेप्शंस है कि लायबिलिटी नहीं होगी कब कब, एस्टेट ऑफ डिसीज पार्टनर, इंसॉल्वेंट पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर। इज दिस क्लियर? डोरमेंट पार्टनर मतलब क्या होता है, स्लीपिंग पार्टनर, किसी को पता ही नहीं कि ये भी पार्टनर है, तो वो दैट पर्सन इज नॉट लायबल। 3 लोगों आर नॉट लायबल। सबसे पहला है स्लीपिंग डोरमेंट पार्टनर, इंसॉल्वेंट पार्टनर एंड एस्टेट ऑफ डिसीज पार्टनर। इज दिस क्रिस्टल क्लियर? पक्का? ये क्या पढ़ा अपन ने, ये पढ़ा लायबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ पार्टनर डन आफ्टर डिसोल्यूशन। इसका एक समरी बोलूं 2 लाइन में। अगर तुमने नोटिस दे दिया है, ठीक है, तो नोटिस देने के बाद से तुम लायबल नहीं, बट अगर तुमने नोटिस नहीं दिया है तो तुम सारे एक्ट्स के लिए लायबल। अंडरस्टूड? बट 3 लोगों को कोई भी लायबिलिटी नहीं आएगी। एक तो है डिसीज पार्टनर का एस्टेट, इंसॉल्वेंट पार्टनर एंड डोरमेंट पार्टनर। समझ में आया गाइस? अब देखो पार्टनर्स का क्या राइट रहेगा आफ्टर डिसोल्यूशन। सो एवरी पार्टनर और इज रिप्रेजेंटेटिव, देखो एवरी पार्टनर और इज रिप्रेजेंटेटिव हैव द राइट टू इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म अप्लाइड इन पेमेंट ऑफ डेट्स एंड लायबिलिटी, एंड साथ ही साथ जो भी सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट होगा वो उनको उनके राइट्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। ये तुम लोग को याद है पूरा स्टेप्स ऑफ डिसोल्यूशन कैसे अपन करते हैं? पहले सारे असेट्स को बेच देते हैं, फिर उससे जो पैसा है उससे लायबिलिटीज को पे करते हैं, बराबर। पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ठीक है। एक एक करके अपन सबको पेमेंट करते हैं, फिर सबसे पहले अपन क्रेडिटर्स को पे करते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करते हैं, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करते हैं, फिर पार्टनर्स को उनके कैपिटल रेशियो में उनका कैपिटल वापस मिलता है, और फिर अगर कोई बच गया, नहीं पहले पार्टनर्स की लोन होती है, फिर पार्टनर्स कैपिटल, लास्ट में जो कुछ भी बचा हो प्रॉफिट भेज दिया जाएगा। इज दिस क्लियर? अब सुनो, कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स फॉर पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप। मुझे एक बात बताओ, जब ये लोग वाइंड अप कर रहे रहेंगे, ठीक है, तो कैन आई से के सी आफ्टर डिसोल्यूशन द अथॉरिटी ऑफ ईच पार्टनर टू बाइंड द फर्म एंड अदर म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर्स कंटिन्यू notwithstanding the dissolution so far as may be necessary to wind up the affairs of the firm and to complete the transaction began but unfinished at the time of dissolution but not otherwise। इसका सिंपल मतलब क्या होता है कि जब तक पूरा वाइंडिंग अप कंप्लीट नहीं होता तब तक भी वो लोग म्यूचुअल एजेंट रहते हैं। जब तक पूरा का पूरा वाइंडिंग अप का प्रोसीजर खत्म नहीं होता ना, तब तक वो लोग म्यूचुअल एजेंट रहते हैं। समझ में आया? पक्का? चलो लास्ट क्या बोला है, मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। कैसे कैसे पार्टनरशिप अकाउंट का सेटलमेंट होता है, ये अभी जो मैंने तुम लोग को बताया ना वही चीज है। इन सेटलिंग द अकाउंट्स ऑफ फर्म आफ्टर डिसोल्यूशन कुछ रूल फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल, उसको शैल बी पेड फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट, बराबर। फिर नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल, पहले तुम क्या करोगे, लॉसेस को प्रॉफिट से पेमेंट करोगे। सो पहला कहने से यहाँ पर प्रॉफिट को यूज किया जाएगा, फिर नेक्स्ट किसको यूज किया जाएगा, कैपिटल को, एंड लास्ट में पार्टनर्स क्या करेंगे, वो लोग अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे। इज दिस क्लियर? एंड लास्टली इफ नेसेसरी बाय पार्टनर्स इंडिविजुअली इन प्रपोर्शन, मतलब कहने से यहाँ पर इसको मैं बोल सकता हूँ पर्सनली, कहने से इट इज पर्सनली, मतलब फिर उनकी लायबिलिटी कैसी हो जाएगी, अनलिमिटेड। सी लेट मी टेल यू, जब भी डिसोल्यूशन होता है तो जो भी अपन पेमेंट करते हैं क्रेडिटर्स को वगैरह, पहले प्रॉफिट से दिया जाएगा, फिर कैपिटल से दिया जाएगा, एंड लास्टली पर्सनली लायबल हो जाएगा। इज दिस क्लियर? अब देखो, असेट का एक ऑर्डर दिया है, असेट ऑफ द फर्म, जो भी असेट तुमने बेचा उसको कैसे रीपेमेंट करना है, तो सबसे पहले बोला है पेइंग डेट्स ऑफ द फर्म टू थर्ड पार्टीज, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। फिर इन पेइंग टू ईच पार्टनर रिलेबली व्हाट इज ड्यू टू हिम फ्रॉम कैपिटल, तो कहना है इससे पहले अपन क्या पे कर रहे हैं, डेट्स, फिर क्या पे करेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल, फिर व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, ठीक है, वापस से क्या बोले, रेटेबली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, एंड लास्ट में अगर कुछ बच गया, एक मिनट यहाँ पर लोन आना चाहिए ना, सेकेंड शुड बी लोन, नहीं थर्ड पार्टी का लोन है, लोन ही होगा ये एक तरह से,
ठीक है, क्योंकि दो दो बार थोड़ी कैपिटल आता है. इज दिस क्लियर? एक मिनट रुक जाओ. यस, इट विल बी एडिशनल अमाउंट ना, लोन्स या एडवांसेस जैसा होता है. ठीक है, तो देखो सीक्वेंस क्या रहता है, पहले थर्ड पार्टी को पेमेंट करते हैं, फिर सपोज पार्टनर का कोई भी कैपिटल के बेसिस पे कोई भी लोन रहेगा तो वो फिर कैपिटल पे करते हैं, लास्ट में जो कुछ भी बच गया वो उनको पीएसआर में बांट दिया जाएगा. इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड? फिर देखो पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट एंड ऑफ सेपरेट डेट. फर्म की डेट और सेपरेट डेट. देखो क्या बोला है, where there are joint debts due from the firm and also separate debts due from any partner. So मुझे एक बात बताना, सुनो इधर बड़ा सिंपल है. फर्म की जो प्रॉपर्टी रहेगी, सुनना, फर्म की प्रॉपर्टी पहले किसके लिए अप्लाई की जाएगी? फर्म की लायबिलिटी के लिए, और फिर अगर बच गया तो पार्टनर की लायबिलिटी के लिए होगा, बराबर. बट अगर पार्टनर की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है उससे पहले किसकी लायबिलिटी पे की जाएगी? पार्टनर की पर्सनल लायबिलिटी. देखो वही चीज बोला है, प्रॉपर्टी ऑफ फर्म शैल बी अप्लाइड इन द फर्स्ट इंस्टेंस इन पेमेंट ऑफ डेट्स ऑफ द फर्म एंड इफ देयर इज एनी सरप्लस देन शेयर ऑफ ईच पार्टनर शैल बी अप्लाइड टू द पेमेंट ऑफ हिज सेपरेट डेट्स और पेड टू हिम. सो देखो अगर मैं इसको सिंपल बोलूं, पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट्स तो होता है फर्म्स प्रॉपर्टी, ठीक है, और यहां पर क्या होता है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी. सी देखो क्या बोला है, सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टनर शैल बी फर्स्ट अप्लाइड इन पेमेंट ऑफ हिज सेपरेट डेट्स, और अगर फिर कुछ पैसा बच गया तो डेट ऑफ द फर्म. गाइस देखो बड़ा ही सिंपल है. सेक्शन नंबर 49 क्या बोलता है, अगर फर्म की कोई प्रॉपर्टी है उसको बेचा, जैसे फर्म का बिल्डिंग है उसको बेचा, तो उससे पहले किसकी लायबिलिटी पे की जाएगी? फर्म की. फिर अगर पैसा बच गया तो पार्टनर की पर्सनल लायबिलिटी पे की जाएगी. सिमिलरली पार्टनर की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको बेचा, जैसे पार्टनर की गाड़ी बेची, तो पहले उस गाड़ी को बेच के हम पार्टनर की पर्सनल लायबिलिटी को पे करेंगे, और फिर अगर पैसा बच गया तो फर्म की लायबिलिटी को पे किया जाएगा. इज दिस क्रिस्टल क्लियर? इसके साथ तुम्हारा पूरा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट होता है खत्म. ठीक है, अच्छे से समझ में आया? सुनो 2 मिनट से सुन लो, फिर मैं ब्रेक ही दे रहा हूँ. अपन ने इसमें क्या क्या किया, सबसे पहले याद करो यूनिट नंबर 1 में. सी यूनिट नंबर 1 में अपन ने क्या किया था, डेफिनेशन किया, पार्टनरशिप क्या होता है, उसके एलिमेंट्स किए, फिर अपन ने बहुत सारे डिस्टिंग्विश बिटवीन किए, फिर अपन ने ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप देखा. ठीक है, साथ ही साथ अपन ने देखा पार्टनरशिप डीड क्या होता है, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप. याद करो वो 4 काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, एट विल, फिक्स पीरियड, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप. फिर टाइप्स ऑफ पार्टनर्स देखे अलग अलग, वो यूनिट नंबर 1 हो गया खत्म. यूनिट नंबर 1 पूरा अच्छे से समझा तुम लोग को? ठीक है. यूनिट नंबर 2 हाथी था. ठीक है, उसमें भर के सेक्शन थे. राइट फ्रॉम सेक्शन नंबर 9 से लेके 38 तक अपन ने सारे सेक्शंस किए. 38 ना शायद से, यस 38 तक अपन ने सारे सेक्शन देखे. उसमें पार्टनर के क्या राइट्स होते हैं, उसके क्या ड्यूटीज होते हैं, थर्ड पार्टी के रिलेटेड क्या उसकी बोलते हैं ना लायबिलिटी होती है. फिर माइनर का पूरा पढ़ा सेक्शन नंबर 30. फिर मतलब पूरा वो अपन ने पार्टनर रिलेटेड किया. यूनिट नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, इसलिए मैंने एक एक सेक्शन अच्छे से लिखवाया ताकि तुम लोग को याद रहे, उसका रिविजन अच्छे से करना. एंड यूनिट नंबर 3 वॉज टॉकिंग अबाउट, पहले तो भाई रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, उसके नॉन रजिस्ट्रेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, और फिर उन लोगों ने पूरा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में बताया. डिसोल्यूशन बाय कोर्ट होता है एंड वॉलंटरी डिसोल्यूशन भी होता है, एंड डिसोल्यूशन के बाद क्या क्या चीजें होती है वो सब अपन ने पढ़ा. अच्छे से समझ में आया? पहले 2 के अपन ने अच्छे से नोट्स भी लिखे. यूनिट 3 में नोट्स लिखने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ से 2 या 3 ही क्वेश्चन बनते हैं. एक तो कौन सा क्वेश्चन बनता है, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, फिर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, बाकी ऐसे कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं बन सकता है. इज दिस क्लियर? समझ में आया क्या तुम लोग को? पक्का अच्छे से? आर यू ऑल सेटिस्फाइड? अब तुम लोग को होमवर्क में क्या करना है, देखो तुम्हारे तीनों यूनिट के पीछे दे हैव गिवन सम क्वेश्चंस. सी यहाँ से देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं. व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन कैसे होता है, इंडियन पार्टनरशिप में नॉन रजिस्ट्रेशन का क्या है. समझ में आया? सो ये 3 क्वेश्चन तुम करोगे. उसके बाद होमवर्क में देखो यूनिट 1 में, सी यूनिट 1 में यहाँ पर केस स्टडी वाला क्वेश्चन है. 1 2 3 3 क्वेश्चन तुम लोग को करने. ठीक है, फर्स्ट 3 क्वेश्चन यू विल बी डूइंग. सो 3 और 3 6 हो गए. एंड यूनिट 2 में तुम्हारे पास कितने क्वेश्चन है, यूनिट 2 में 6 है, मतलब टोटल 12 क्वेश्चन है.
ये 12 क्वेश्चंस में तुम लोग को टिल सैटरडे यू हैव टाइम. पहले अभी पार्टनरशिप को खत्म करो. सी एज सच ना यू कैन फिनिश दिस 12 क्वेश्चंस इन 2 days ऑल्सो. बराबर. कल सिर्फ मेरा लेक्चर है. बराबर. 31st तो क्या ही तुम एंजॉय करो, करने वाले हो क्या? ठीक है, बट फर्स्ट को तो पढ़ सकते हैं ना, फर्स्ट को छुट्टी है. ठीक है, तो सेकंड को आई वांट यू ऑल टू फिनिश इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के 12 क्वेश्चंस. ओके गाइस, चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर. ये तुम लोग को समझ